बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएजेंट। तो देखो लिमिटिंग क्या होता है और एक्सिस क्या होता है और लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएजेंट क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सही है। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमने स्टाइकोमेट्री स्टार्ट की है क्लास 11, इसका हमारे पास आखिरी टॉपिक है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ में हम आपको इसके कुछ MCQs के ट्रिक्स सिखाएंगे, जिसकी ट्रिक सीखने के बाद और वीडियो आखिर तक देखने के बाद आप गारंटेड जहाँ से भी आप क्वेश्चन उठाएं, MD केट के, ईटा के, मेडिकल इंजीनियरिंग के टेस्ट के, जहाँ से भी आप क्वेश्चन उठाए, गारंटेड मैं आपको कह रहा हूँ कि चैलेंज एंड गारंटेड आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन शर्त उसके लिए है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और साथ ही नोट करते जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए लिमिट का मतलब ही जाहिर है कि आपके पास अगर कोई चीज़ लिमिट में हो, मतलब देखिए कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा, चलो पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि वो रिएक्टेंट जो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में जल्दी से खर्च हो जाए। क्या मतलब है कि द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड अर्लियर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में आपके पास अगर दो रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है और उन दोनों रिएक्टेंट में वो रिएक्टेंट जो आपके पास जल्दी ख़त्म हो जाए, मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो, उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ये तो एक डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन क्या है कि वो रिएक्टेंट जो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले यूज़ हो जाए, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। थर्ड जो डिफिनीशन है वो क्या है कि वो रिएक्टेंट जो आपके पास प्रोड्यूस करता है क्या, लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट। क्या प्रोड्यूस करता है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट या लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट। सही है, लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इज, और साथ में वो रिएक्टेंट जो आपके पास डिसाइड करता है कि आपके पास कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो इसके सिंपल डिफिनीशन थे। चले अभी आप जरा देखें मैं आपको एक रेसिपी देता हूं कि अगर सपोजिशन हम डेली लाइफ से करते हैं कि अगर आपके पास 1 कप मिल्क हो और उसमें आप क्या करें, 5 ग्राम शुगर ऐड करें, तो उससे बनता है आपके पास 1 पर्सन का, या 1 कप ऑफ टी, या 1 पर्सन के लिए टी बनता है। देखते जाए और गौर करते जाए कि अगर आपके पास 1 कप दूध हो और उसमें आप 5 ग्राम शुगर डालें तो उससे 1 पर्सन की चाय बनती है। तो देखें, अब आपके घर में मेहमान आ गए और आपके घर में जो है वही मेहमान जो है वो 10 या 8 लोग हैं और वही आपके घर में 1 कप चाय है और आपके घर में जो है 50 ग्राम शुगर पड़ा हुआ है। कितना, 50 ग्राम शुगर पड़ा हुआ है, लेकिन दूध जो है वो कितना है, वो वही 1 कप है। तो आप बताएं बच्चों कि कितना आपके पास कितना चाय बनेगा। लाजमी बात है कि मैंने जो रेसिपी बताई है उस रेसिपी का ये है कि अगर आपके पास 1 कप मिल्क हो, 1 कप चाय बनाने के लिए, एक बंदे के लिए चाय बनाने के लिए आपको 1 कप मिल्क चाहिए और साथ में 5 ग्राम शुगर चाहिए। इसी तरह आपके घर में ज़्यादा मेहमान आ गए तो आपके घर में वही 1 कप मिल्क है और आपके पास शुगर जो है वो 50 ग्राम है जो आपके घर में पड़ा होता है, और जो कप मिल्क होता है वो आप रोज़ाना लाते हो, मतलब ये कि वो आपके साथ एक लिमिट में होता है। अगर 2 कप दूध होते तो आप 2 बंदों की चाय बनाते, अगर आपके कप में 3 कप दूध होते तो आप 3 बंदों की चाय बनाते। यहाँ पे 1 कप मिल्क है और 50 ग्राम शुगर है, तो इससे आपके पास कितना बनेगा, इससे भी आपके पास 1 पर्सन का ही टी बनेगा, 1 पर्सन के लिए ही जो चाय बना रहे वही बनेगा। तो देखे, जब आपने देखो इससे अगर इसमें आप देखें तो 1 कप मिल्क, अगर ये मिल्क आपने 1 कप यूज कर लिया तो यहाँ पे कितना मिल रह जाएगा, 0, लेकिन शुगर कितना रहेगा, 45 ग्राम। तो कहने का क्या मतलब है कि देखे कि अगर ये लिमिट है, अगर दूध ज़्यादा होता तो ज़्यादा चाय बनता,
अगर दूध कम है तो कम चाय बनेगा। तो यहाँ पे 1 कप मिल्क की वजह से यहाँ पे आपके पास 1% के लिए आप चाय बना सकते हैं। और शुगर तो आपके पास अभी भी 45 ग्राम है। तो मतलब ये है कि पहले जो था आपके पास बिफोर केमिकल रिएक्शन, अगर आप इसको देखें तो आपके पास देखो ये कंडीशन था। आफ्टर केमिकल रिएक्शन में अगर आप देखें कि वो चीज़ जो आपके पास सबसे पहले ज़ीरो हो जाए उसको आप कहेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो अगर आप 1 कप दूध देखें तो जब आपने 1% के लिए चाय बना लिया तो आपके पास दूध कितना हो गया? 0। तो दूध 0 होने की वजह से ये लिमिट था। चीनी तो अभी भी है, तो इस दूध 0 जो हुआ है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग, और जो हमारे पास जो 45 ग्राम शुगर अभी भी है उसको हम कहते हैं एक्सिस। तो कहने का क्या मतलब है, देखे कि मैंने लिखा है कि द रिएक्टेंट, या कि वो रिएक्टेंट जो आपके पास सबसे पहले खर्च हो जाए। तो देखे दूध पहले ख़त्म हो गया। इसी तरह वो रिएक्टेंट जो आपके पास पहले केमिकल रिएक्शन में यूज़ होगा, तो देखो सबसे पहले दूध यूज़ हो गया और बाकी चीनी अभी भी है लेकिन दूध ही ख़त्म हो गया, उसका लिमिट ही ख़त्म हो गया। दूसरा कि वो रिएक्टेंट जो प्रोड्यूस करता है लीस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट, या वो आपके साथ क्या करता है, डिसाइड करता है प्रोडक्ट को, किसके प्रोडक्ट के डिसाइड करता है आपके जो है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। देखो अगर यहाँ पे ये 2 कप दूध होता तो यहाँ पे 2 बंदों का चाय बनता, अगर 3 कप होता तो 3 बंदों का चाय बनता। तो 1 कप है तो इस वजह से 1 बंदे का चाय बनेगा। और इसी तरह मैंने लिखा इट आल्सो डिसाइड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को भी डिसाइड करता है। कैसे? दूसरा एग्जांपल देके, हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन, आपके पास एक ए है, जब उसने बी के साथ रिएक्ट किया तो सी बना। सही है। अब अगर आपके पास देखो 1A ने 1B के साथ मिलके 1C बनाया। अब अगर आपके पास देखो ये 5A है और आपके पास 10 क्या है, 10B है, तो आप बताओ कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो अगर एक A था तो उसने एक B के साथ रिएक्ट किया तो 1C बनाया। अभी अगर 5A है और 10B है तो कितना बनेगा? तो लाजमी बात है अगर एक A के लिए एक B चाहिए तो 5A के लिए आपको 5B ही चाहिए, तो उससे कितना बनेगा? 5C ही बनेगा। और यहाँ पे आपके पास कितना, 10 - 5 करे तो 5 रह जाएगा। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जल्दी आपके पास यूज हो जाए, कंज्यूम हो जाए, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और वो रिएजेंट जो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा मिकदार में हो, केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी वो आपके पास मौजूद हो, उसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। अभी हम जाएंगे, नोट बताएंगे और साथ में एक्सिस रिएजेंट बताएंगे कि एक्सिस रिएजेंट क्या होता है। तो आप अच्छा बच्चों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो देखें अभी नोट आप याद रखें। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए जो नोट है, जो आपके जो है आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, वो क्या है कि याद रखो, सबसे पहले जो नोट है वो ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, कि आपके पास अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा। कैसे? जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 1 कप का मिसाल दिया कि अगर 1 कप दूध हुआ तो 1 कप चाय बनेगा। अब अगर 2 कप दूध है तो 2 कप चाय बनेंगे। अब अगर 3 कप दूध है तो 3 कप। तो क्या मतलब है कि ये कंट्रोल कर रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जिस तरह यहाँ पे देखो, अगर एक ए है और वो आपके साथ एक बी के साथ मिले तो 1C बनाता है प्रोडक्ट में। अब अगर आपके पास 5A है तो याद रखो लाजमी बात है 5C ही बनेगा। अगर 10A होते तो और 5B मतलब 10A होते और 15B होते तो लाजमी बात है आपके पास 10C ही बनेगा। दूसरा नंबर पॉइंट याद रखिए, अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो तो उस केमिकल रिएक्शन में वो जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आप जो है लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट एप्लीकेबल नहीं है, उस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्या मतलब है बच्चों, आप जहन में डालो कि अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो तो उस पे आप लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएजेंट एप्लीकेबल नहीं है, मतलब उस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3 जो नोट में है वो ये है कि अब अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग और एक्सिस रिएजेंट देखना चाहते हैं तो सबसे पहले कंडीशन ये है उसके लिए कि रिएक्टेंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए।
अगर 2 से कम हो या 2 से या ज़्यादा होने चाहिए, 2 से कम नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें लिमिटिंग कौन सा है और एक्सिस कौन सा है। तो आप क्या करें, इसी तरह इस नोट को ज़रा से नोट कर लें। आगे एमसीक्यूज़ एंड न्यूमेरिकल जो कराऊंगा, ट्रिकी एमसीक्यूज़ कराऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी, अभी आपके पास है एक्सिस रिएजेंट, तो सारा इसको अपोजिट करे, उससे एक्सिस रिएजेंट बन जाएगा कि क्या, कि वो रिएक्टेंट जो आपके पास आर्मीन रिएक्टेंट जो आपके पास मौजूद हो लार्ज अमाउंट, जिसका एक केमिकल रिएक्शन में एक 2 रिएक्टेंट है और उसमें जो रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा मौजूद हो, उसको आप क्या कहेंगे, एक्सिस रिएजेंट। वो रिएक्टेंट, पॉइंट नंबर 2 जो इसका सेकंड डिफिनीशन है वो ये है कि द रिएक्टेंट जो आपके पास एक केमिकल रिएक्शन होने के बाद भी आपके पास रहे, अनरिएक्टेड रहे, उसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। 3rd नंबर पॉइंट ये है कि वो रिएक्टेंट जो आपके पास प्रोडक्ट को कंट्रोल ना करे, उसको हम कहते हैं, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल ना करे, उसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि अगर आपके पास, देखो मैंने क्या कहा, एक चीज़ होता है ज़्यादा मिकदार में और एक होता है कम मिकदार में। तो देखो अगर 2 चीज़ें आप बना रहे हो तो जो कम मिकदार में हो तो दोनों को कम्बिनेशन से बनेगा, एक ज़्यादा है एक कम है, तो दोनों जब एक कम ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा चाहे कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि चाहे 1 कप बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप दूध और साथ में 5 ग्राम चीनी। तो अब अगर आपके पास 1 कप दूध है तो 5 ग्राम चीनी हो तो आपसे उससे एक कप चाय बना रहे हो। मतलब ये है कि देखो अगर आपको किसी ने बताया है कि आप 1 कप चाय बनाएं, घर में सपोज आपको अपनी अम्मी ने बताया हो कि आप 1 कप चाय बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए 1 कप दूध ले और आप उसके लिए जो है 5 ग्राम चीनी ले ले, सही है। अभी आप और उससे एक बंदे का चाय बन जाएगा। अभी आपके घर में मेहमान आ गए तो आपको कंडीशन क्या है कि 1 कप चाय बनाने के लिए 1 कप मिल्क साथ में 5 ग्राम चीनी। तो आपके किचन में 50 ग्राम चीनी पड़ी हुई है लेकिन दूध कितना है, 1 कप है। तो लाजमी बात है 1 कप मिल्क से कितना चाय बनेगा, वही 1 कप 1 पर्सन के लिए चाय बनेगा। 1 कप मिल्क से वही आपके पास 1 पर्सन का चाय बनेगा। तो क्या मतलब है, देखो शुगर तो ज़्यादा मिकदार में था लेकिन दूध आपके पास ख़त्म हो गया, कम मिकदार में था। तो जो ज़्यादा ख़त्म, जो जल्दी ख़त्म होता है या जो कम मिकदार में होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो ज़्यादा मिकदार में होता है उसको हम कहते हैं एक्सिस रिएजेंट। तो आप सारों का स्क्रीनशॉट ले लें पूरा, और इसके बाद जो है हम अब आपको एक MCQs करते हैं और साथ में आपको एक ट्रिक समझाते हैं कि कैसे आप डायरेक्टली एक इक्वेशन को देख के आप बता सकते हैं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा और एक्सिस रिएजेंट होगा। और दूसरा पॉइंट, अगर आपको कोई MCQs लिखे तो आप उसमें देख के चेक करें कि आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि आया ये MCQs लिमिटिंग रिएजेंट पे होता है या नहीं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल क्या है आपके पास कि अगर आपके पास देखो वाटर के केमिकल रिएक्शन है कि 2 हाइड्रोजन ने आपके पास रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो उससे बना आपके पास 2H2O। तो देखें इसका अगर आप देखें तो सबसे पहले जब 2 मोल, अगर हम इसकी स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट लिखे तो 2 मोल H2 ने रिएक्ट किया किसके साथ, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो उसने बनाया आपके पास 2 मोल किसके, वाटर के। तो मैंने आपको एक पहले बात बताई थी कि अगर आपके पास, दोबारा बता रहा हूँ, आप अपने साथ नोट करें और अपने जहन में डालें, ये आपके पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सिस रिएजेंट को। मतलब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सिस है।
और जो हमने जो लिखा है ना 2 मोल 1 मोल 2 मोल, इसको हम कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट। क्या मतलब है बच्चों, अगर आपको इसमें लिमिटिंग एंड एक्सिस रिएजेंट को रीड करते वक्त बुक में ये लफ्ज़ है स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट, तो आपको 2 मोल 1 मोल 2 मोल इसको कहते हैं स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट। तो देखिए ये तो आपके पास बैलेंस है, आप इसमें नहीं कह सकते। अब अगर सपोज मैं क्या कहूं कि अगर आपके पास 4 मोल H2 है और 5 मोल O2 है, तो आप बताएं अभी इसमें से लिमिटिंग कौन सा होगा और एक्सिस कौन सा होगा। तो देखिए एक तो इससे जाहिरी भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपने जल्दी इस तरह नहीं करना है, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करना है कि जो आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 2 मोल H2 है तो ये तकरीबन आपको जो है 1 मोल ऑक्सीजन देता है। अब अगर आपके पास कितना है 1 मोल H2 है तो ये आपको कितना देगा, लाजमी बात है अगर ये 2 था ये 1 तो ये हाफ हो जाएगा, 1/2 मोल O2 देगा। सही है, क्योंकि अगर ये डबल था तो ये 1 था, अब अगर ये सिंगल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा। सही है। अब क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर 4 मोल H2 हो तो कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन आपके पास यूज होगा। तो लाजमी बात है X, तो हम क्या करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से आपके पास x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ये है कि आपके पास जो है क्या है, आपके पास 2 मोल चाहिए कितने के लिए, 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए, मतलब 4 मोल ऑफ H2O, सॉरी, कि एक केमिकल रिएक्शन में जब 2 मोल हाइड्रोजन थे तो 1 मोल ऑक्सीजन था। अब उन लोगों ने क्वेश्चन आपसे किया कि अगर 4 मोल H2 हो और आपके पास 5 मोल O2 हो तो दोनों में बताओ एक्सिस कौन सा होगा और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो देखें 4 मोल जो है H2O के लिए रिक्वायर्ड कितना है 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और आपके पास टोटल पड़ा हुआ कितना है 5 मोल। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मेरे बच्चों ये मतलब हुआ कि देखें 4 मोल H2 है तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए 2 मोल, लेकिन ऑक्सीजन आपके पास कितना है 2, ऑक्सीजन आपके पास 5 मोल है, तो 5 तो टोटल है ऑक्सीजन, माइनस करो उससे कितना खर्च हुआ है 2 मोल, तो कितना रह जाएगा आपके पास 3 मोल ऑफ O2 रह जाएगा। तो देखो ये रह गया, ऑक्सीजन के 3 मोल रह गए, लेकिन H2O के चारों मोल खर्च हो गए। तो वो जो पूरा का पूरा मैंने क्या कहा था कंज्यूम हो जाए अर्लियर एक केमिकल रिएक्शन में, तो देखो इसमें से जो है O2 जो है वो आपके पास एक एक्सिस रिएजेंट है और H2 जो था वो आपके पास कौन सा था, लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि देखो H2O सारा का सारा खत्म हो गया, और सॉरी H2 जो है वो सारा का सारा हाइड्रोजन जो है वो सारा का सारा खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसके सिर्फ 2 मोल यूज हो गए। जिस तरह मैंने कहा था वो कप का मिसाल जो दिया था कि 1 कप दूध के लिए 5 ग्राम चीनी चाहिए तो उससे 1 कप चाय बनेगा। तो देखो अब अगर 4 कप दूध हो आपके किचन में तो चीनी ज़्यादा होती है, 50 ग्राम होती है, 100 ग्राम भी हो सकते हैं, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, लेकिन दूध तो लिमिटेड होता है, वो तो आप रोज़ाना ले आते हो। तो जितना ज़्यादा दूध होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो जितना तो चीनी पे वो एक्सेस में होती है हमेशा। तो यहाँ पे अगर आप वाटर के देखें तो 4 मोल H2 के लिए कितना चाहिए 2 मोल O2 चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये कितना मौजूद था 5 मोल था। तो मतलब ये है कि तो 2 मोल ऑक्सीजन के यूज़ हो गए
और 3 मोल आपके पास रह गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो एक्सिस रिएजेंट है और H2 जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको भी ट्रिक सिखाता हूँ। तो देखिए आपके पास अभी एक MCQs है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या है कि अगर 1 ग्राम H2 गैस ने रिएक्ट किया 1 ग्राम क्लोरीन गैस के साथ तो उससे बनता है, तो वो आप बताएं कि इसमें जो है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा। 1 ग्राम H2 गैस है, उसने रिएक्ट किया 1 ग्राम क्लोरीन गैस के साथ, तो आप ये बताएं कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, और साथ में आप ये भी बताएं कि इसका वेट जो है, वेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वेट ऑफ प्रोडक्ट भी आप फाइंड करें। तो सबसे पहले इस किस्म के MCQs को सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो मेरे बच्चों ये है, आप इसको जहन नशीन कर ले कि मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिस रिएक्टेंट की स्मॉल होगी, क्या होगी, स्मॉल, वो आपके पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या मतलब है कि आप कैसे डायरेक्ट पता करेंगे कि वो रिएक्टेंट जिसकी मोल और मोल डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिस रिएक्टेंट की कम होगी वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो इस बात को आप जहन नशीन कर ले और अपने साथ नोट करते जाए। जितने भी MCQs आएंगे इस पॉइंट पे गारंटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस MCQs को हम सॉल्व करते हैं कि कैसे, देखें। सॉल्यूशन में आप देखें नंबर ऑफ मोल किसके आप पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ग्राम H2O गैस दिया है, H2 गैस दिया है, सॉरी। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, गिवन मास, गिवन कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ H2 क्या है 2, तो इससे आपके पास नंबर ऑफ मोल क्या आ जाएंगे, n इज इक्वल टू 1/2। आप फार्मूले में पुट करें n डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इस इक्वेशन में स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, तो आप क्या करें 1 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन के, तो 1/2 डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। तो हाइड्रोजन की जो मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो क्या ही है 1/2। अभी आप किसकी देखें, क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पहले सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल फाइंड करें, n इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन कितना है 1, क्लोरीन का जो Cl2 है उसका आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 35.1 के लिए, लेकिन यहाँ पे Cl2 है तो कितना हो जाएगा 35.5 प्लस 35.5, तो इससे आ जाएगा 71। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन आपके पास कितने आ जाएंगे 1/71। तो आप क्या करें मेरे बच्चों, तवज्जो रखें, तो फिर आप इसका क्या करें, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल ऑफ क्लोरीन आप फाइंड करेंगे। तो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो मेरे बच्चों यहाँ पे 1 है क्लोरीन, तो आप क्या करें n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 71 डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ क्लोरीन क्या है 1, तो इससे आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 71। तो एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू आपके पास ये आई है। तो अगर आप देखें दोनों में से चेक करें, जिसकी मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो देखिए 1/2, डोमिनेटर यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे डोमिनेटर 71 है, मतलब ये है कि डोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है तो ये वैल्यू कम है। तो इस इक्वेशन में मेरे बच्चों आपके पास जो है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, क्लोरीन जो है वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो आप इस तरीके से आप ये बता सकते हैं कि क्लोरीन जो है कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम देखेंगे। तो आप मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसकी कम होगी
वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इसके आप स्क्रीनशॉट ले ले और फिर मैं इसका प्रोडक्ट बताता हूं कि आप वेट अभी कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा बच्चों, तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन एमसीक्यूज का तो हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिया है। अभी हमने प्रोडक्ट का वेट फाइंड करना है। किसका? प्रोडक्ट का। तो देखो सिंपल सी बात है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा है। हमें पता है कि अगर आपके पास क्लोरीन गैस 1 मोल हो तो ये आपके पास कितना बना रहा है, ये आपके पास 2 मोल HCl बना रहा है। अब अगर आपके पास क्लोरीन कितना हो, 1 डिवाइडेड बाय कितना हो, 71, कितना हो, 1 डिवाइडेड बाय 71 मोल हो, कितना हो, 1 डिवाइडेड बाय 71 मोल हो, तो कितना बनाएगा? तो लाजमी बात है कि अगर ये 1 मोल था तो ये 2 बना रहा था, अगर ये 1 मोल था तो ये 2 बना रहा था। अगर 1 डिवाइडेड बाय 72 है तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 71 मोल हो जाएंगे। सही है ना? तो ये तो आपके पास मोल से आपने कन्वर्जन फैक्टर। अभी आप देखो क्या फाइंड कर रहे हो, प्रोडक्ट की वेट या मास फाइंड कर रहे हो। तो आपके पास फार्मूला क्या है कि N इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। तो देखते जाओ, गिवन मास तो आपके पास आपने फाइंड करना है, तो मास को आप बाहर करो, इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो क्या करो, N आपके पास आया है, कितना आया है N आपके पास मेरे बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 71 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास का क्या मतलब है, यहाँ पे आप HCl का मोलर मास पुट करेंगे। तो HCl का मोलर मास क्या है, 36.5। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 73 डिवाइडेड बाय 71, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास मास ऑफ HCl का आ जाएगा, किस में, ग्राम में, तकरीबन 1.0 समथिंग इस तरह कुछ आता है कि 73 को जब आप 71 पे। तो ये देखिए ये एक ट्रिकी MCQs थे। आपको अगर इस तरह किस्म के MD केट में या ईटा में MCQs आए तो आप इस पे कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले आप क्या करें, जो आपको बाद स्टूडेंट जो है इसको डायरेक्ट 1 ग्राम दिया है और बस डायरेक्ट क्या करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर इस पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे पास मास कन्वर्जन फैक्टर है। लेकिन बच्चों मास कन्वर्जन फैक्टर बाद में देखेंगे, लेकिन ये आपके पास लिमिटिंग में होता है। और लिमिटिंग में होने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप इसके लिए मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू देखेंगे। जो ट्रिक है इसमें, मोल और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू देके जिस चीज़ की मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी वो आपके पास लिमिटिंग होगा। वरना लोग तो ये सोचेंगे, आप लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कम है, एटॉमिक मास भी कम है, या तो क्लोरीन का ज़्यादा है तो बस चलो नहीं। आपने करना क्या है, आपने जो है मोल और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है उसकी मदद से जिसकी वैल्यू कम होगी, मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी, वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और वो चीज़ जिसकी मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपके पास एक्सिस है। और इसी तरह फिर आप जो है वेट भी प्रोडक्ट का फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि अगर 1 मोल क्लोरीन गैस ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो 2 मोल HCl बनाया। अब अगर 1/71 मोल हो HCl का तो उससे कितना बनेगा, तो लाजमी बात है 2 डिवाइडेड बाय 71। तो हमने क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है या वेट फाइंड करना है, तो ये फार्मूला हम अरेंज कर लेंगे। तो किस चीज़ का फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे प्रोडक्ट का मांग रहे हैं, तो प्रोडक्ट के हमारे पास मोल कितने हैं वो मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट मांग रहे हैं। तो प्रोडक्ट का आप क्या करेंगे, मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो उससे आपके पास 73 डिवाइडेड बाय 71, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने से आपके पास 1.0 समथिंग कुछ आता है। तो ये आपके पास ग्राम आ गए। तो जल्दी से आप इस पूरे न्यूमेरिकल का एक स्क्रीनशॉट ले ले और इसके बाद मैं आपको एक सुपर ट्रिक सिखाऊंगा। उस सुपर ट्रिक से आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक केमिकल इक्वेशन या एक MCQs देखने से आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि आया ये MCQs जो है या ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट इसमें है भी कि नहीं। तो जल्दी से आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले ले, शाबाश। अच्छा बच्चों, तो अभी देखिए सुपर ट्रिक्स।
सुपर ट्रिक क्या है कि आपको अगर कोई न्यूमेरिकल लिखे या कोई एमसीक्यूज दे तो उस एमसीक्यूज में आप मेरे बच्चों कैसे बताएंगे कि इसमें कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा रिएजेंट, या इसमें आप कैसे बताएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट है भी कि नहीं। अगर आपको कोई एमसीक्यूज लिखे कि आप इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करें और वो इक्वेशन बैलेंस हो तो क्या उसमें फाइंड करेंगे? नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या कि लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सिस रिएजेंट फाइंड करने के लिए इक्वेशन बैलेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये बताया था कि आपके पास रिएक्टेंट जो है वो मोर देन 2 होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। इसके बाद मैंने एक तीसरा ट्रिक बताया कि अगर आपको कोई कहे कि एक केमिकल इक्वेशन में लिमिटिंग कौन सा है, एक्सिस का है कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू दोनों रिएक्टेंट के देके, जिस रिएक्टेंट की मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू कम हो वो आपके पास लिमिटिंग होगा, और वो रिएक्टेंट जिसकी मोल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपके पास एक्सिस होगा। 4 नंबर ट्रिक वो है सुपर ट्रिक्स। इस ट्रिक में आपको यह समझाऊंगा कि आप कैसे बताएंगे कि इस केमिकल रिएक्शन आया ये लिमिटिंग रिएजेंट इसमें है भी कि नहीं। क्योंकि अगर आपको कोई कंफ्यूज करे, आपको कोई ऐसा दे के आपका कंसेप्ट देखना चाहे तो आप कैसे तो देखे। अगर सपोज आपके पास 3A है, एक रिएक्टेंट है, देख इधर देखते जाओ, और उसने जो है 2B के साथ रिएक्ट किया तो आपके पास क्या बना रहा है? आपके पास वो 5C + 4C बना रहा है। अभी आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपके पास इफ मोल ऑफ A जो है वो आपके पास 10 है, कितने हैं? मोल ऑफ A आपके पास इधर देखते जाओ 10 है, और आपके पास मोल ऑफ B जो है वो आपके पास कितने हैं? इधर देखते जाओ, मोल ऑफ A जो है वो आपके पास 10 है और मोल ऑफ B जो है वो आपके पास 50 है। तो आप इसमें क्या करें? फाइंड करें। क्या चीज फाइंड करें? आप इसमें फाइंड करें कि आया इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है भी कि नहीं, एंड साथ में आप फाइंड करें कि मोल ऑफ C एंड मोल ऑफ ये D है, मोल ऑफ D आप फाइंड करिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में देखें मोल ऑफ C एंड मोल ऑफ D, तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्योंकि अगर कोई नहीं फाइंड कर सकता तो आप जाए मेरे चैनल में, वहाँ पे आपको कन्वर्जन फैक्टर्स और ये सारे वीडियोस, उसमें आप मोल काफ़ी डिटेल से मैंने समझाए। अभी क्वेश्चन ये है कि आपको ये देखना है कि आया लिमिटिंग रिएजेंट इसमें है भी कि नहीं। तो नोट करो मेरे बच्चों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये करेंगे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट B। तो अगर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो नंबर ऑफ मोल के, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, तो इसमें आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, नॉट पॉसिबल या नॉट नो। लिमिटिंग रिएजेंट आपके पास नॉट पॉसिबल या नहीं होगा, सही है ना। तो इसमें आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। अब अगर आपके पास स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल ना हो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट के, तो फिर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखे, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A, कोफिशिएंट ऑफ A क्या है? 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ B आपके पास क्या है? 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A आपको कितना दिया है? 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ B आपको कितना दिया है? 50। तो 1 इससे 5 आ जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1/5। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, एक की रेशियो है 3/2 और दूसरे की रेशियो है 1/5। कहने का यह मतलब है कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट की जो रेशियो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट की जो रेशियो है उसके इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर इक्वल हुए तो उसमें आपके पास स्टाइकोमेट्रिक, उसमें आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। तो नोट करें, कभी कभार आपको क्वेश्चन देते हैं कि द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट द नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट।
क्या इसमें लिमिटिंग रीजन होगा, येस नो, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, तो आपको इस ट्रिक्स के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है वीडियो को आपने गौर से देखा हो और फोकस किया हो, तो आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे MD-CAT के, आप कहाँ से भी क्वेश्चन उठाए, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, और आप इस 4 ट्रिक्स को जो है गौर से देके, तो आप, मैं आपको गारंटेड कह रहा हूं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व कर पाओगे। सारे के सारे क्वेश्चन मेरे बच्चों आप सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप क्या करें, कंडीशन ये है कि वीडियो को गौर से देखें, जितने भी ट्रिक्स सिखाए हैं सारे ट्रिक्स पे आप प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल MCQs पे ट्रिक्स पे जो है आप प्रैक्टिस करें, यकीनन आप सारे के सारे सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालें, मैं उसको सॉल्व करके दूंगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई है तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि आप नई वीडियो देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।